इंसान की जीने की उम्र लगातार कम होती जा रही है और हार्ट अटैक लगातार जमा होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा हट के और मैं हूं आपके साथ मनीषा शुक्ला। अब हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ चुके हैं, एम्बिशंस, लाइफस्टाइल सब कुछ स्टैंडर्ड हो चुका है, लेकिन इस बीच हम अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ही कम कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि हार्ट अटैक की उम्र 50 से 60 वर्ष की थी, लेकिन अब हार्ट अटैक ने एक छलांग मारकर 40 और 40 से कम उम्र वालों को ही आ रहा था। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ऐसा हुआ और हम इसके प्रति और ज्यादा जानकार होने लगे कि क्यों इतने कम उम्र वालों को हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन आप सभी ने सोशल मीडिया पर एक और किस्सा देखा होगा जिसमें 21 साल का लड़का गरबा खेलते खेलते अचानक गिर गया और पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया था। तो यानी 21 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आने लगा है। तो हमारा यही सवाल है कि क्या अब छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ सकता है? तो हम ये सवाल लेकर सूरत के गोल्ड मेडलिस्ट बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीतेश पारिक के पास पहुंचे और हमने ये सवाल किया कि क्या छोटे बच्चों को अब हार्ट अटैक आने की संभावनाएं हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जो आप सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि आप सब अपने दिल का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि दिल की धड़कनें जब तक सलामत हैं तब तक ही हम जीवित हैं। Hi, I'm Dr. Pritesh Parekh. I'm senior interventional cardiologist working in Surat, Gujarat. I'm working since 2002 here, and apart from clinical cardiology, I'm more interested in coronary angiographies, angioplasties, particularly heart attack, to treat the heart attack patients, to treat the complex angioplasties with rotablation, IVAS, and all sorts of newly technologically advanced procedures which we are doing in treatment for heart diseases. है कि आए दिन कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? अ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम सभी प्रोबेबली ये चीज़ से परेशान है, नॉट ओनली ए लेमैन बट एज ए क्लिनिशियंस, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, वी ऑल आर वंडरिंग दैट दी हार्ट अटैक की जो समस्या है, जो एक समय में आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर हम गिने जाए तो 60 साल, 65 साल ये उम्र में ज़्यादातर देखने को मिलता था। बट अभी सिचुएशन लास्ट डिकेड से ऐसी है कि करीबन 50% हार्ट अटैक के पेशेंट्स, 40 to 50% हार्ट अटैक के पेशेंट्स के हैं जो 50 साल की कम उम्र में रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्ट कारण बताना तो मुश्किल है, बिकॉज हार्ट डिसीज जो है वो मल्टीफैक्टोरियल है। हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ रही है यंग एज में, डायबिटीज़ की समस्या भी यंग एज में बढ़ रही है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, हमारी जो जीवन शैली है वो काफ़ी बदल चुकी है, हमारा जीवन काफ़ी फास्ट हो चुका है, काफ़ी एम्बिशियस हो चुके हैं, हम काफ़ी महत्वाकांक्षी हो चुके हैं, काफ़ी कंपटीशन एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं। और बेसिकली हम जो इंडियंस है वो जेनेटिकली लोडेड गन है, हमें खाली एक ट्रिगर चाहिए जो इस प्रकार की सिचुएशन को ब्लास्ट करे। और एज आई सेड कि प्रोबेबली कुदरत ने हमें मैनुअल लेबरर बनाया है, और जब मैनुअल लेबरर मशीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो चीज़ें जो है, हमारी रोटी है वो बर्गर से रिप्लेस हो गई, पिज़्ज़ा से रिप्लेस हो गई है। शायद ये सब फैक्टर्स टू सर्टेन एक्सटेंट कंट्रीब्यूट करते हैं कि जिसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड नाउ विद इन लास्ट डिकेड्स देखें तो हम ईयर बाय ईयर ये समस्या बढ़ रही है और छोटी छोटी उम्र में हम उसको देखने को मिल रहा है। तो मैं ज़्यादातर जो कम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग ये सब तो हम जानते हैं, जिसके ऊपर बहुत महत्व नहीं दिया गया है वो फैक्टर है स्ट्रेस। और आज की तारीख में हम स्कूल गोइंग एज से, हम किंडरगार्टन से हम मिल सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, पीयर प्रेशर बढ़ गया है, एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, और बच्चों को बचपन से ही ट्यूशन क्लासेस, ये क्लासेस, जो स्ट्रेस की मात्रा है वो हर एक लेवल पे, आप किसी भी, वेदर इट इज सर्विस, वेदर इट इज प्रोफेशन, वेदर इट इज बिजनेस, दैट इज वेरी वेरी हाई। आपको रिजल्ट दिखाना है, आपको परफॉर्म करना है, अगर आपने रिजल्ट और परफॉर्म नहीं दिखाया तो आप बिल्कुल हट जाते हो, आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार का पीयर प्रेशर्स और इस प्रकार की सिचुएशंस और स्ट्रेस, और एंड अबाउट स्ट्रेस की वजह से स्मोकिंग का प्रमाण बढ़ गया है, ड्रग एब्यूज बढ़ गया है, ये सभी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मल्टीफैक्टोरियल रोल बन के उभर रही है, और करीबन दैट में बी द रीज़न कि हम यंग एज में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने लगे हैं। जैसे आप सब ने, हमने भी, सबके मोबाइल पे एक वीडियो जरूर आया होगा कि कुछ गरबा के टाइम पे 21 साल के बच्चे गरबा खेलते खेलते वो गिर गया। बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं जो ऑन द स्पॉट डेथ हो जा रही है। तो इन्हें हार्ट अटैक के पहले कुछ तो हार्ट उनको संकेत देता होगा, तो कैसे समझे ऐसे लोग? अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन।
ऐसा पाया गया है कि करीबन 60-70% केसेस में हमको कहीं ना कोई इंडिकेशन मिलता है, कोई सी भी एज हो। और ज़्यादातर जो हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है वो ये है कि हम एसिडिटी जैसे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। काफ़ी टाइम जस्ट जलन होना, हार्ट बर्न होना, गैस्ट्राइटिस होना, बेल्चिंग होना, खाली पसीना हो जाना, ऐसा कुछ होता है। हम आमतौर पे देखते हैं कि ये कुछ कल खा लिया या बाहर खा लिया था या कुछ फास्ट किया था या कुछ अल्कोहल ले लिया, कुछ ये लिया, उस प्रकार से हम उसको जोड़ते हैं और आमतौर पे एसिडिटी की वजह से होगा करके हम उसको खींचते हैं। और जब वो समस्या हार्ट अटैक के रूप में होती है, आपको वार्निंग मिली है, आपने उसका सही टाइम पे निदान नहीं किया, तो वो उसका आउटकम इस प्रकार से सडन कार्डियक अरेस्ट के रूप में कि हार्ट अटैक के रूप में आ सकता है। और एसिडिटी वाली समस्या ऐसी है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको रेगुलर एसिडिटी होती है उसको ही उस चीज़ को एसिडिटी गिननी चाहिए। अगर किसी को एसिडिटी की समस्या नहीं है और अचानक कभी इस प्रकार का एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हुआ, रिट्रोस्टर्नल बर्न हुआ, बेल्चिंग जैसा हुआ, वोमिटिंग जैसा हुआ, जो आमतौर पे उनको नहीं होता है, तो उनको ज़रूर उसको एसिडिटी न गिनते हुए अपना बेसिक चेकअप करा के, ईसीजी करा के, नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करा लेना चाहिए। भले 10 में से 9 लोगों को एसिडिटी ही निकले, बहुत अच्छी बात है, और 10 में से एक पेशेंट को भी अगर वो अटैक का समस्या है तो पकड़ा जाएगा टाइम पे और उसको बचा लिया जाएगा। जैसे इस कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा उसे वैक्सीन लगने के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है। तो ये क्या लोगों का मानना सही है या सिर्फ एक तथ्य को लेकर जोड़ा जा रहा है? डेफिनेटली इसको हम एंडोर्स नहीं कर सकते कि ऐसी कोई चीज़ उसकी वजह से हुई है। ऐसे कुछ केसेस डेफिनेटली देखने को मिले हैं, बट दे बहुत इसे बोलते हैं ना, बहुत छूटे छवाए, आई मीन बहुत रेयर केसेस ऐसे दिखे हैं कि हाँ, वैक्सीन को हम उसको लेबल कर सकते हैं कि कोरोना की वजह से या वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ। हाँ ज़रूर, कोरोना की बीमारी में काफ़ी पेशेंट को हाइपरकोएगुअल स्टेट होती है, प्लेटलेट सेग्रीगेशन होता है, हार्ट अटैक की समस्या हुई है, मायोकार्डाइटिस की समस्या हुई है, हार्ट के प्रॉब्लम जरूर आए हैं, लेकिन वो जो परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है वो आमतौर पे जो देखने को मिलते हैं उससे ज़्यादा परसेंटेज में कोई ऐसा दिखने को नहीं मिला कि हमको कोरोना के बाद या वैक्सीन के बाद सडनली यंग एज में हार्ट अटैक की समस्या बहुत बढ़ गई हो। ये जो हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमको कुछ सेलिब्रिटीज़ को हुआ इसलिए इस चीज़ बहुत हाईलाइट हो गई, कुछ प्लेयर्स को हुआ इसलिए इस चीज़ बहुत हाईलाइट हो गई कि यंग एज में क्यों होने लगा है, बिकॉज ये सब चीज़ पेपर में आने लगी और सब लोग उनको जानते हैं। काफ़ी कोई पहचान वाला व्यक्ति जो है उस हिसाब से उसकी डेथ हो जाती है या हार्ट अटैक आ जाता है तो वो अपने दिमाग में रह जाता है। बट एज ए क्लिनिशियन, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, हम ये देखते हैं कि ये एज की समस्या, ये एज में हार्ट अटैक आना, ये इस प्रकार के प्रेजेंटेशन होना जो नवरात्रि के दरमियान होते हो या कोई स्पोर्ट्स इवेंट एक्टिविटीज़ के बाद हो रहे हो, जिम में जाने के बाद हो रहे हो, तो वो वही परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है जो पीछे लास्ट डिकेड्स में हम देख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपके आपका जो बॉडी है, यू नो योर बॉडी वेरी वेल, और आपको जो वार्निंग मिलती है उससे आगे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट गो बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लिमिट। हर एक की लिमिट एक समान नहीं हो सकती। आपको अपने पीयर प्रेशर के हिसाब से या इंस्ट्रक्टर के हिसाब से, बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से आप जब अनड्यू एक्सर्शन कर लेते हो तो काफ़ी टाइम वो आपकी समस्या क्रिएट करती है। आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। 40-50% ऑफ पीपल आर अननोटिस दे हैव ब्लड प्रेशर, और वही ऊंचे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट अगर इस प्रकार की एक्टिविटी या ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर शूटअप हो जाता है, उनको एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है। ये सब चीज़ की समस्याएं होती है। तो अपने आप को ट्रेन करिए। ट्रेन करने के बाद आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस को समझिए, एंड्योरेंस को समझिए, और उस हिसाब से आप ग्रेडेड एक्सरसाइज करते हुए आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी जरूर बढ़ा सकते हो। एक्सरसाइज नहीं करना ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जब विंटर की सीज़न होती है उस वक्त अर्ली मॉर्निंग जो एक्सरसाइज करते हैं वो मॉडरेट टू हैवी एक्सरसाइज तो कभी शुरुआत नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं यंग पेशेंट है, यंग एज के की पीपल है, इफ दे आर रूटीनली इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज दे कैन कंटिन्यू बिकॉज दे आर वेल एक्वेंटेड। बट किसी को अगर नया शुरू करना है या कोई ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट है, बाईपास हुआ है या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, उनको ठंडी के मौसम में ठंडी में एक्सरसाइज न करते हुए या तो उनको लिटिल बिट लेट करना चाहिए, थोड़ा सा सूर्योदय होने के बाद वो एक्सरसाइज करने जाए या शाम के टाइम में एक्सरसाइज करे, क्योंकि इस मॉर्निंग आवर्स में हीट जनरेट करने की प्रक्रिया बॉडी को करनी पड़ती है और वो हीट जनरेट की प्रक्रिया करने में काफ़ी चेंजेस होते हैं बॉडी में। हाइपर कोएगुबल होता है शरीर का खून, विस्कोसिटी उसकी बढ़ती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, ब्लड वेसल्स स्मॉल हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है, और उस सिचुएशन में काफ़ी टाइम
आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है, तो वो हार्ट अटैक या ब्लड वेसल्स को इंजरी करके वहाँ क्लॉट बनाने की शक्यताएं पैदा कर सकता है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक आना, ब्रेन स्ट्रोक होना, ये आमतौर पे हम देख रहे हैं। तो दैट इज अनदर मैसेज आई वांटेड टू कन्वे। टीएमटी टेस्ट क्या है? ट्रेडमिल टेस्ट एक एक्सरसाइज टेस्ट है, जिसमें एक प्रोटोकॉल होता है जिसके हिसाब से आप ट्रेडमिल जो करते हो, जिम में करते हो या कहीं और करते हो, उसी प्रकार का वो ट्रेडमिल होता है, बट उसको साइंटिफिकली प्रोटोकॉल के साथ, ब्रूस प्रोटोकॉल के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें एक्सरसाइज के वक्त आपकी हार्ट की गति, आपका ब्लड प्रेशर और आपका कार्डियोग्राम नियमित रूप से उसको इवेल्युएशन होता है, उसका रिकॉर्डिंग होता है और उसका प्रिंट आउट लिया जाता है। और हर 3 मिनट पे जो एक्सरसाइज है उसकी पट्टी की स्पीड भी बढ़ती है और इंक्लिनेशन भी बढ़ता है। उस हिसाब से आपका एक नॉर्मल पर्सन एट ए पर्टिकुलर एज, उसको अपने 85 से 90% ऑफ टारगेटेड हार्ट रेट अचीव करना है। जब वो टारगेटेड हार्ट रेट अचीव करता है और उसके कार्डियोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर सही कंट्रोल में है, उसकी हार्ट गति सही कंट्रोल में है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो वो इवेल्युएशन करता है कि भाई मॉडरेट एक्सरसाइज क्या, इस प्रकार की एक्टिविटी में उनको कोई हार्ट की समस्या नहीं है। वो प्रैक्टिकली एक टेस्ट है जिसके जरिए आपका एफर्ट टॉलरेंस जजमेंट होता है, आपका ब्लड प्रेशर का मुआयना होता है, आपकी हार्ट की गति की मुआयना होती है, आपको हार्ट में कम सर्कुलेशन की कोई समस्या है कि नहीं, उसका उसमें मुआयना होता है। और एक बेसिक टेस्ट है जो 40 ईयर्स के बाद आमतौर पे हम जनरल बॉडी चेकअप जो करते हैं उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो टेस्ट किया जाता है। और फिर अगर उसमें कुछ समस्या है तो आपको रेगुलर इंटरवल पे करना है या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। नहीं समस्या है तो भी मैं आज की तारीख में बताऊंगा कि हर 2-5 साल में उसको करते रहना चाहिए, पर्टिकुलरली दोज हु आर हाई रिस्क पेशेंट। हाई रिस्क पेशेंट यानी कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, स्मोकिंग करते हैं, यंग एज में डेथ या ब्रेन स्ट्रोक उसके फैमिली में किसी को हुआ है, ये सब पेशेंट्स जो है, ये सब जो आम प्रजा है, उसको थोड़ा सा और उनको थोड़ा सा डेफिनेटली आगे आके अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर इंटरवल पे करते रहना चाहिए। जैसे कि हार्ट अटैक आता है तो बहुत अफरा तफरी का माहौल बन जाता है घर में, और तो उस वक्त पेशेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि घर के लोग उसकी मदद कर सकें, हार्ट से उनकी पंपिंग होती है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हार्ट अटैक की समस्या लगती है पेशेंट को खुद को या उसके नज़दीकी रिश्तेदार को कि भाई पेशेंट अगनी में है, उनको पर्सपिरेशन हो रहा है या वोमिटिंग हो रही है, तो इमीडिएटली अभी तो फैसिलिटी कि आप 108 को कॉल करो, एम्बुलेंस घर पे आ जाएगी और सीधा नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। आप किसी डॉक्टर को घर में बुलाने की कोशिश मत करो, उसमें समय गवाओगे। दूसरा, अगर आपके पास एस्पिरिन की टेबलेट घर में है तो एक एस्पिरिन की टेबलेट जरूर जरूर उसको दे देनी चाहिए। अगर पेशेंट को वहीं पे आपके सामने, रिलेटिव्स के सामने उनको कोलैप्स हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, तो सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन, जो हम छाती के ऊपर हम पंप करते हैं, मुंह से सांसों देते हैं, वो सीख लेना चाहिए। आज की तारीख में पब्लिक अवेयरनेस में ये सब चीज़ें हर एक सिटी में, हर एक हॉस्पिटल में पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करती है और उसमें सीपीआर सिखाया जाता है। तो घर में किसी ना किसी को ये चीज़ सीख लेनी चाहिए, जो किसी मेंबर को या अपने पड़ोसी को या अपने बिल्डिंग में किसी को या रास्ते में किसी को आप हेल्प कर सकते हो, और ये चीज़ जान बचा सकती है। अगर आपने पंपिंग करते हुए पेशेंट को सांसों की मुंह टू माउथ ब्रीदिंग करते हो, अगर आपने पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचाया है, उसके ब्रेन को और हार्ट को ऑक्सीजन सतत मिलता रहा है और बाकी का काम हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर पूरा करेगा, तो वो पेशेंट बच सकता है। लेकिन अगर सीपीआर नहीं हो रहा है और आप पेशेंट को घर से हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, हॉस्पिटल का डिस्टेंस 15-20 मिनट में क्या है, तो अगर हार्ट बच भी जाता है हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, लेकिन ब्रेन को बहुत कम समय अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो नुकसान हो जाता है, और वो ब्रेन का नुकसान ब्रेन डेथ के रूप में या ब्रेन डैमेज के रूप में परसिस्टेंट भुगतना पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या मदद रहता है? देखो, कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी का प्रमाण है, और कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल इज मस्ट इन अवर बॉडी। दैट इज वाई कुदरत ने हमको कोलेस्ट्रॉल दिया है। अपनी सेल वॉल के अंदर कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए अंदर कोलेस्ट्रॉल चाहिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है हम लिपिड प्रोफाइल के रूप में एक जांच करते हैं। जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम रखना चाहिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से कम रखना चाहिए, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ये सब फिगर्स है। अगर वो फिगर में है और हमारा रिस्क फैक्टर्स बहुत कम है तो हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। हम डाइट की भी खास आवश्यकता नहीं है, प्रमाण से हम डाइट लेते तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, जिसका डायबिटीज़ है, उसको हम स्ट्रिंजेंट कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट कंट्रोल करने को बोलते हैं, जिसमें एलडीएल की मात्रा लेस देन 70 रखनी है, टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेस देन 160 रखनी है। तो ऐसे लोगों को चर्बी वाली चीज़ें, घी है, तेल है, मलाई है, चीज़ है, बटर है, इसका प्रमाण कम करना होता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल का कंट्रीब्यूशन डाइट से सिर्फ 20% to 30% है।
70% to 80% कोलेस्ट्रॉल जो भी खाते हैं उसमें से बॉडी बनाती है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म उसको जनरेट करती है। और अगर जिसका कोलेस्ट्रॉल डाइट के बावजूद भी ज़्यादा रहता है, उसको दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक में अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि चर्बी का थक्का जमने की प्रक्रिया में एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। ओनली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप लोग को अटैक आ गया, ऐसा नहीं होता है। एज आई सेड, शुरू में भी मैंने बताया कि हार्ट की समस्या मल्टी फैक्टोरल है, काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। काफ़ी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कुछ नहीं है, उसकी एंजियोग्राफी नॉर्मल भी आ सकती है। तो वो कोई डिक्टम नहीं है, रूल नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपको हो ही जाएगा। समस्या है तो आपको कंट्रोल करना है, अपना इवैल्यूएशन कराना है और बाकी सब फैक्टर्स को कंट्रोल करते हुए आपको बचना है। हार्ट स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों अलग हैं कि सेम ही है? नहीं, हार्ट स्ट्रोक एक करेक्ट शब्द नहीं है। हार्ट स्ट्रोक आमतौर पे हम जो अटैक बोलते हैं, हाँ, अटैक आ गया, हाँ, जो हमारी लैंग्वेज में उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है। जब हार्ट की नलियों में खून गट्ठा बन जाता है तो जो खून का सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है। और हृदय पे आमतौर पे 3 बड़ी नली रहती है जो हार्ट तो पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, लेकिन हार्ट को भी खून चाहिए। तो हार्ट को जो खून मिलता है वो 3 नलियों में से मिलता है। ये 3 नली हार्ट की अलग अलग दीवार को ब्लड सप्लाई करती है। जब वो नली में कहीं पे क्लॉट बन जाता है तो उनका आगे सर्कुलेशन बंद हो जाता है, यानी कि वो एरिया में ब्लड सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन बंद हो गया, एनर्जी जनरेशन बंद हो गया, जिसकी वजह से वो मांसपेशियां नष्ट हो जाती है। अगर सही समय पे ब्लड नहीं पहुंचाया तो मांसपेशियां जो है वो एरिया है वो डेड हो जाता है, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। जब वो एरिया को ब्लड नहीं मिलता है तो उसमें काफ़ी टाइम वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हमारी लैंग्वेज में वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। काफ़ी टाइम में देखते हैं पेशेंट को अटैक आया और वहीं कोलैप्स हो गया और डेथ हो गई। जो पेशेंट आमतौर पे हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं उसके बाद डेथ का परसेंटेज काफ़ी कम है, बिकॉज ट्रीटमेंट की वजह से, शॉक की वजह से हम पेशेंट को बचा लेते हैं। तो ये जो है वो जब हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं उसका मीन्स हार्ट अटैक है। जब सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, सडनली पेशेंट कोई कोलैप्स हो जाता है घर पे, तो एक मेजर रीजन हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा काफ़ी रीजंस होते हैं जो सडन डेथ वाले पेशेंट्स का बाद में जब पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चलता है कि वो हार्ट की समस्या से सडन डेथ हो गई, ब्रेन में हेमरेज होने की वजह से सडन डेथ हो गई, उसको कोई कोजेनेटल प्रॉब्लम था या कोई मायोकार्डियल इन्फिल्ट्रेटिव डिसीज था, अरिथमिया हो गया, ये अरिथमिया नहीं कि रिदम डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये सब शॉर्ट सर्किट की वजह से भी पेशेंट का सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। डेथ मतलब पेशेंट को आप बचा ही नहीं पाए, आपके सामने पेशेंट कोलैप्स हो गया, आपके सीपीआर ने भी काम नहीं किया, उस वक्त हम ये लेवल नहीं कर पाते, अगर ईसीजी भी नहीं निकाला तो फिर उसको कोई समस्या थी, कोई अटैक था या क्या था। बट ये ज़्यादातर पेशेंटों में वो हार्ट अटैक का कारण आता है कि जिसकी वजह से उनकी सडन डेथ हो गई। जैसे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ सकता है क्या? क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि अगर बच्चे कहीं चीजों से डर जाते हैं तो अचानक वो बेहोश हो जाते हैं, तो क्या ये सही रीजन बोलने के नहीं, लिए है कि उन्हें हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है? कोई बच्चा अगर डर से बेहोश हो गया तो वो हार्ट अटैक होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। ज़्यादातर अभी पीडियाट्रिक एज तक हम चाहे एंड वी प्रे टू द गॉड कि 20-22 कॉलेज के लेवल के पेशेंट्स तक तो आई मीन एज तक तो आ चुका है कि अटैक की समस्या आने लगी है। आने वाले वक्त में अगर स्कूल गोइंग एज में भी ऐसा हो सकता है, हम ना नहीं बोल सकते। जिस रफ्तार से ये जो डिसीज़ है वो यंग एज में ट्रांसफॉर्म हो रही है, बट आज की तारीख में वो बड़ी समस्या नहीं है। कोई डर की वजह से बेहोश हो गया तो हार्ट अटैक होगा ऐसा नहीं बोल सकते, वो रेयर सिचुएशन है। बच्चों में हार्ट अटैक आने की समस्या इतनी प्रिवेलेंट आज की तारीख में नहीं है, टचवुड, और ये ऐसा ही रहे, हम ये चाहेंगे एंड प्रे टू द गॉड कि यंग एज में भी जो है अगर यही स्टेज पे अगर हम समस्या को समझे, अपनी अवेयरनेस पैदा करें, इसी तरह से माध्यम से लोग अपनी बीमारी को समझे, टाइमली इवेल्युएट करें, तो ये चीज़ को अभी हम वापस पीछे ले जाना है कि यंग एज की समस्या मिडिल एज में जाए और मिडिल एज की समस्या लेट एज में जाए। सर एक आखिरी सवाल इंटरव्यू का कि फिल्मी डायलॉग में ऐसा कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं है इसलिए उनमें हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा होती है और महिलाएं रो के अपने दुख को बयां कर देती हैं जिसकी वजह से उनमें हार्ट अटैक की समस्या कम होती है। तो ये फिल्मी डायलॉग कितना फिट बैठता है मेडिकल साइंस की दुनिया में? ये बिल्कुल फील बैठता है। एक स्ट्रेस लेवल का मैंने आपको ऑलरेडी उल्लेख किया था, ये उसी का पार्ट है। जितना स्ट्रेस, एंगर, एगनी आपके अंदर होगी, स्ट्रेस फैक्टर्स जो है उसका बॉडी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट होता है। और वो नेगेटिव इफेक्ट एथेरोस्क्लेरोसिस हो, थक्के को थक्के के ऊपर टेयर होना, क्लॉट बनना, प्लेटलेट एग्रीगेशन होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाना, उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, डाइसेक्शन होना, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली स्ट्रेस रिलेटेड। अगर आप किसी को अपनी समस्या का
का शेयर कर देते हो, अपने आप को, अपना मन, अपना हृदय जो है आप उसको हल्का कर देते हो किसी के बात से, तो वो स्ट्रेस लेके आप नहीं घूमते हो। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू स्ट्रेस, जिसको एक अच्छी तरह से फिल्मी डायलॉग में बयान किया गया है, एंड आई एग्री टू दैट, इट इज काफी हद तक सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा हटके और मैं हूं आपके साथ मनीषा शुक्ला।